नमस्कार। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश का विक्षेपण। तो किस प्रकार से प्रकाश का विक्षेपण होता है। ये जो सामने चित्र बना हुआ है, ये कांच का बना हुआ एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। और प्रिज्म में से किसी सफेद प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो प्रकाश इस प्रकार से 7 रंगों में बदल जाता है। इन 7 रंगों का क्रम है वी विप ग्योर। विप ग्योर का मतलब क्या है? वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। तो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसे क्या समझे? इसे ये समझना है कि सूर्य का जो सफेद प्रकाश है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है? 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अब इस प्रकार श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। तो ये जो चित्र बना हुआ है इसको पहले नाम देते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में से किसी श्वेत प्रकार को गुजारते हैं तो वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। और प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाना ही प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। और प्रिज्म के द्वारा सूर्य का प्रकाश 7 कलर में बढ़ जाता है। जैसे अब देखना यहाँ पर जैसे किरणें ये आपतित होती है, एक किरण आपतित हो रही है, यहाँ पर अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के बाद में क्योंकि कांच है तो अपवर्तन होगा। सूर्य का प्रकाश है वो 7 कलर में बढ़ जाता है। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाना स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें आप अलग अलग प्रकार के प्रकाश को, अलग अलग रंग के प्रकाश को देख सकते हैं। जैसे सबसे नीचे ये वॉयलेट कलर दिख रहा है और सबसे ऊपर रेड कलर दिख रहा है। तो अलग अलग विक्षेपित हो जाता है प्रकाश। तो इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण भी कहती है। सूर्य के प्रकाश का अवयवी रंगों में अलग अलग भागों में विभाजित हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। तो ये अब इतना कारगर क्यों है, ये क्यों होता है और दैनिक जीवन में इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं? प्राकृतिक रूप से अपन इसमें इसका कहाँ पर देखते हैं? तो आपने देखा होगा इंद्रधनुष। बारिश के मौसम में आपने सबने देखा होगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष है वो कितने रंग से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और इंद्रधनुष में बनने वाले 7 रंग है वो इसी क्रम में होते हैं। सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे वॉयलेट होता है। अब देखना आपको कि यहाँ से अगर प्रकाश का विक्षेपण हुआ है तो सबसे ज्यादा प्रकाश विक्षेपित कौन हुआ है? तो सबसे ज्यादा विक्षेपित प्रकाश हुआ है, मतलब ज्यादा कोण पर जो झुका हुआ है वो वॉयलेट कलर झुका हुआ है। सबसे कम कोण पर कौन झुका हुआ है? वो रेड कलर झुका हुआ है। तो एक एक नंबर का प्रश्न ये भी बनता है कि वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक विक्षेपित कौन से रंग का प्रकाश होता है? तो सबसे अधिक होता है वो वॉयलेट कलर का और सबसे कम होता है वो रेड कलर का होता है। अब इंद्रधनुष जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो ये पढ़ने के लिए, क्योंकि इंद्रधनुष है वो भी एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बनाता है। सूर्य का प्रकाश जो प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त होता है उसी सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट दिया जाता है। अब कौन बांटेगा, उसमें प्रिज्म की तरह कौन करेगा करेगा ये सब अपन देखेंगे। इंद्रधनुष जो दिखाई देता है वो बारिश के मौसम में दिखाई देता है। और बारिश के मौसम में क्या होती है? वर्षा की छोटी छोटी वर्षा की बूंदे होती है। अब वर्षा की बूंदे होती पारदर्शी होती है और जो पारदर्शी होती है दोनों तरफ देख सकते हो उसके, इसका मतलब वो प्रकाश का क्या करेगी? अपवर्तन करेगी। क्या करेगी? अपवर्तन। अब सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक। उसमें प्रकाश का एक तो अपवर्तन होता है और क्या होता है? विक्षेपण होता है। विक्षेपण का मतलब यही प्रक्षेपण या विक्षेपण बोलो। और क्या होता है? आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है। तो वर्षा की बूंदें प्रकाश का अपवर्तन करेगी, विक्षेपण करेगी, आंतरिक परावर्तन करेगी और वापस अपवर्तन होगा जिससे बाहर निकलने वाला प्रकाश है वो 7 रंगों का दिखाई देगा। अब देखो इसको समझने के लिए जैसे अपन देखते हैं ये गोल आकृति की वर्षा की बूंदें होती है तो ये मैंने मान लिया वर्षा की एक बूंदे। अब इसमें आपको देखना है इंद्रधनुष है वो बनने के लिए सूर्य हमेशा अपनी पीठ के पीछे होना चाहिए। सूर्य पीछे होगा, आगे आंखों के आगे बारिश हो रही है और सूर्य अपनी पीठ के पीछे है,
तो सूर्य का प्रकाश जैसे उस बूंद पर गिरेगा तो आपको सामने इंद्रधनुष दिखाई देगा, क्योंकि उस बूंद में से गुजरते समय प्रकाश का अपवर्तन होगा, विक्षेपण होगा, आंतरिक परावर्तन होगा। तो इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार से होता है तो देखते हैं अपन। देखो जैसे ये देखो, मान लिया ये है बूंद, क्या है, पानी की बूंद है। अब ज्यादा मूसलाधार बारिश होगी तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी चाहिए, बारिश की बूंदे हल्की हल्की होनी चाहिए, तब इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आएगा, देखो यहाँ से जैसे बूंद के ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब पानी की बूंद के ऊपर जैसे सूर्य की किरणें आएगी, बूंद से टकराते उस किरण का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से तेजी से आ रही थी, बूंद के अंदर आने पर उसका प्रकाश का वेग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर पहली घटना जो होती है वो क्या होती है, अपवर्तन होती है। पहली घटना इंद्रधनुष के निर्माण में पहली घटना कौन सी होगी, अपवर्तन होगी। अब अपवर्तन होने के बाद जैसे देखो यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, तो इसी तरह यहाँ पर भी अपवर्तन होगा। तो जैसे सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होगा, सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों में बढ़ जाएगा, और 7 रंगों में बढ़ जाना क्या कहलाता है, विक्षेपण। शॉर्ट में विक्षेपण बोलते हैं, या फिर वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं। तो जैसे ही अपवर्तन होगा, सूर्य का प्रकाश विक्षेपित हो गया, मतलब 7 रंगों में बढ़ गया। तो देखो जैसे यहाँ से सूर्य का प्रकाश ऐसे 7 रंगों में बढ़ जाएगा। अब जैसे ये अंदर आएगा सूर्य का प्रकाश, तो उसके अंदर वाली परत है वहां पर ये भी सूर्य पानी की परत बनी हुई है, तो यहाँ से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी प्रकाश की किरण। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अब ये परावर्तन इस बूंद के अंदर ही होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आंतरिक परावर्तन कहेंगे। यहाँ से किरणें सीधी बाहर नहीं जाएगी, कुछ बूंदे होगी जिसमें बाहर भी जाएगी, लेकिन करोड़ों बूंदे होती है, उसमें से क्या होता है, कुछ बूंदों के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया तो किरणें यहाँ से टकराई और टकरा कर वापस लौट आई, तो यहाँ पर क्या होगा, विक्षेपण। विक्षेपित प्रकाश जितने भी 7 रंगों का प्रकाश या टकराएगा उन सबका क्या हो जाएगा, आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब जैसे आंतरिक परावर्तन होगा, परावर्तित होकर ये किरणें यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद वापस इन किरणों का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। और जैसे अपवर्तन हो जाएगा तो यहाँ पर सूर्य के 7 रंग दिखाई देंगे अपन को, और अपन ये धरती पृथ्वी की सतह यहाँ पर अगर अपन खड़े हैं तो यहाँ से अपन को क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। इंद्रधनुष का निर्माण होगा एक प्राकृतिक वर्ण विक्षेपण की घटना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपवर्तन होता है, फिर वर्ण विक्षेपण होता है, फिर आंतरिक परावर्तन होता है। फिर आंतरिक परावर्तन होने के बाद पुनः अपवर्तन की घटना होती है, जिससे सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बिखरा हुआ दिखाई देता है, और सूर्य के इसी 7 रंगों में बिखराव को अपन क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष बनने के लिए क्या आवश्यक शर्त होनी चाहिए, एक तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी आवश्यक शर्त क्या है, सूर्य हमेशा अपनी पीठ के पीछे होना चाहिए। ठीक है, 2 बातें अपने ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें भी जो इंद्रधनुष भी दिखाई देगा, उसमें भी सबसे ऊपर वाला ये जो कलर होता है वो कौन सा होता है, लाल होता है, और जो सबसे नीचे वाला कलर कौन सा होता है, वॉयलेट कलर होता है। ये देखो बैंगनी कलर होता है। तो इसमें भी जो लाल प्रकाश है वो कम बैंड लिया हुआ होगा, और सबसे ज्यादा बैंड लिया होगा प्रकाश होगा वो बैंगनी होगा। कहने का मतलब यही है कि सूर्य की किरणें कलर की किरणें, लाल रंग का प्रकाश है उसकी गति तेज होती है और उसकी ऊर्जा भी अधिक होती है। अब जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो कम झुकाव खाएगा, और जिसकी ऊर्जा कम होगी वो अधिक झुकाव लेगा। तो सबसे अधिक झुकाव या सबसे अधिक विक्षेपित कौन सा प्रकाश होता है, तो वो वॉयलेट कलर होता है। परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न ये भी हो सकता है, सर्वाधिक विक्षेपित प्रकाश। तो सर्वाधिक कौन सा होगा, बैंगनी। और सबसे कम कौन सा होगा, कम होगा लाल। अब इन्हीं प्रकाश के इसी गुण का उपयोग करके अपन देखते हैं कि जो खतरे के निशान होते हैं, कोई भी खतरा होता है, डेंजर, वो कौन से कलर के लगे रहते हैं, खतरा कौन से कलर का होता है, लाल कलर का होता है। अब लाल कलर का क्यों होता है, क्योंकि लाल कलर सबसे कम विक्षेपित होता है, मतलब सबसे कम विक्षेपित होगा, मतलब वातावरण का प्रभाव इस पर इतना नहीं पड़ेगा। तो खतरे का निशान, कोई धुंध है, कोहरा है, या मौसम खराब है, तो लाल कलर होता है वो आसानी से दिख जाता है। क्यों दिख जाएगा, क्योंकि सबसे कम विक्षेपित होगा, और सबसे कम विक्षेपित होगा तो ज्यादा दूरी तक चलेगा, और ज्यादा दूरी तक चलेगा तो आसानी से दिखाई देगा। इसलिए खतरे के जो चिन्ह होते हैं वो लाल कलर के होते हैं। ठीक है, और लाल कलर जैसे एम्बुलेंस के ऊपर या कई अन्य जगह भी आपने देखा होगा लाल कलर। तो लाल कलर का यही कारण है कि लाल कलर
ज़्यादा विक्षेपित नहीं होता है, और ज़्यादा विक्षेपित नहीं होगा तो आसानी से दिख जाएगा और खतरे के निशान लाल कलर के बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा विक्षेपित प्रकाश कौन सा होता है, तो ये होता है बैंगनी। ठीक है, अब अपन को आकाश है वो नीला दिखाई देता है, यानी ब्लू कलर का दिखाई देता है। किधर गया, तीसरे नंबर वाला। ठीक है, बैंगनी और इंडिगो दोनों नहीं दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो क्यों, क्योंकि इन सभी तीनों प्रकाश का सबसे अधिक विक्षेपण होता है और तीनों मिलकर ब्लू के रूप में दिखाई देता है, इसलिए सारा जो आकाश है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और 7 रंग प्रिज्म से होकर गुजरने पर आप आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार रंगों का जो बैंड प्राप्त होता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाना स्पेक्ट्रम कहलाएगा, विक्षेपण कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाएगा, प्रक्षेपण कहलाएगा। सभी बातें एक ही है। ठीक है, सबसे अधिक झुकने वाला प्रकाश कौन सा है, तो बैंगनी है। सबसे कम झुकने वाला प्रकाश कौन सा है, तो लाल है। सर्वाधिक ऊर्जा कौन से प्रकाश की होगी, तो लाल कलर की होगी। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, बैंगनी की होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, एक चीज आती है प्रकाश का एक आवश्यक गुण है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में लैम्बडा से दर्शाया जाता है। तो लैम्बडा का मान भी सर्वाधिक किसका होता है, लाल कलर का होता है। तो जिसकी ज्यादा लैम्बडा यानी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी वो कम झुकेगा, और तरंग दैर्ध्य कम होगी तो ज्यादा झुकेगा। तो इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होना, इस प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण है, ये आपने देख लिया। तो आपने और देखा होगा कि प्रिज्म से किस प्रकार से प्रिज्म कौन बनते हैं। तो देखो, ये देखो मैंने बनाया हुआ ये देखो, ये मैंने प्रिज्म बना दिया। ठीक है, अब प्रिज्म में से प्रकाश की किरणें जा रही है, तो किस प्रकार से ये बन रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको नाम है, ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। प्रिज्म का चित्र बना रहे इसमें आपको कौन कौन से कोण बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे वो देखना है। तो देखो, जैसे पीई किरण गुजारी जाती है तो जो किरण पर प्रिज्म पर आपतित होती है इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, ई से लगाकर एफ तक, ये रहा ई, ये रहा ई और ये रहा एफ। ई से लगाकर एफ तक जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसको कौन सी किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। एफ एस, ये किरण इस प्रिज्म में से बाहर निकल रही है, इसलिए इसको कौन सी किरण बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। अब पूरे प्रिज्म का जो कोण ए बना हुआ है ऊपर वाला, इसको कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। अब आपने देखा है कि आपतित किरण और इसके लंबवत खींचा गया जो होता है वो अभिलंब कहलाता है। तो देखो एन और एन डैश ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है। ठीक है, फिर ये ई एफ अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनने वाला कोण अपवर्तन कोण है। ठीक है, कहते देखो, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनने वाला जो आर कोण है वो अपवर्तन कोण है। ठीक है, अब आपको देखना है कि अभिलंब और निर्गत किरण, ये तो है अभिलंब, ये कहाँ से, एम और एम डैश। ठीक है, ये अभिलंब है। अभिलंब और निर्गत किरण इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण है वो कौन सा कोण है, निर्गत कोण है। अब आपको देखना है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डी है, विचलन कोण है। मतलब किरणें किस प्रकार से विचलित होती है, कितना विचलन होगा। विचलन का अर्थ क्या होता है, किरणों का अपने मार्ग से भटक जाना। यानी अपवर्तन की घटना में जो भी प्रकाश का अपवर्तन होगा वो किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो विचलन कोण कितना होता है, देखो ये जैसे आपतित किरण जा रही है इसको सीधा बढ़ा दिया, और ये निर्गत किरण जा रही है इसको सीधा बढ़ा दिया। तो आपतित किरण और निर्गत किरण इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। परिभाषा क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच में बनने वाला कोण है वो विचलन कोण बनाता है। इस प्रकार से आपके ये प्रिज्म की घटना हो गई, प्रिज्म के द्वारा बनने वाले कोण और आपतित किरण अपवर्तित किरण इन सब की जानकारी मिल गई आपको। और स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होता है, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार से होता है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन से प्रकाश की होती है, सबसे कम कौन से होती है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न इंद्रधनुष वाला, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।